नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज की पीडी 365 की इकोनॉमी की सीरीज़ में हम लोग अपना सेकंड आर्टिकल कवर करेंगे, जो कि है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिनको शॉर्ट में जीसैक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल देखते हैं। ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। काफ़ी सारी टर्म्स आपको नहीं देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हाल ही में क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को एक परमिशन दे दी है। उनको अलाउ कर दिया गया है कि अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जी सेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? एक कंडीशन लगाई गई है उनके ऊपर कि आपको ना गिल्ट अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे आरबीआई के साथ। मतलब आरबीआई में जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स एक अकाउंट ओपन करेंगे जिनका नाम होगा गिल्ट अकाउंट। सब चीज़ें अभी इस आर्टिकल के अंदर समझेंगे हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी आप सिर्फ कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करिए। आरबीआई ने ऐसा बोला है कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स हो कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपको सबसे पहले एक स्पेशल तरीके का अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम आरबीआई बोल रहा है गिल्ट अकाउंट। गिल्ट अकाउंट क्या किसी भी बैंक में जाके खुलवाया जा सकता है स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई में ही खुलवाना पड़ेगा उनको ये गिल्ट अकाउंट। और ऐसा रिटेल इन्वेस्टर्स को किसके तहत करना पड़ेगा? आरबीआई की देखिए कि स्कीम है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत ये कदम लिया गया है, आरबीआई के द्वारा ये परमिशन दी गई है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं बेसिक तरीके से कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जो गिल्ट अकाउंट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको मैंने आपको बताया शॉर्ट में जीसेक भी कह सकते हो, ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसा मान लीजिए कि ये एक तरीके से पेपर होता है, एक नोट होता है, प्रोमिसरी नोट, जो कि इशू करा जाता है। किसकी तरफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इशू करा जा सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू करा जा सकता है। तो यहां पर आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एक क्रेडिबल इंस्ट्रूमेंट है वो किसके द्वारा इशू करा जा सकता है? क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो इसका आंसर होगा बोथ, दोनों के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा जा सकता है। टाइम पीरियड के बेसिस पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ना दोस्तों एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से इशू करी जाती हैं। तो टाइम पीरियड के हिसाब से दो तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। आइए जानते हैं। यहाँ पर आप इमेज की तरफ देखिए, जो आपको साइड में इमेज दिख रही है ना, ठीक है। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जिनको आप शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स भी कह सकते हैं, ये एक ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी मैच्योरिटी एक साल से कम की होती है। मतलब मेच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम इनका एक साल का होता है, उससे भी कम पीरियड का होता है, एक साल से ऊपर का नहीं होता। अब अपोजिट कर दीजिए, जिनका मैच्योरिटी पीरियड जो एक साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड है जिनके पास एक्सपायर होने के लिए, ऐसी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बिल्स जिनकी ओरिजिनल मैच्योरिटीज एक साल से ज़्यादा की है, उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये दो तरह की सिक्योरिटीज होती हैं। फंडा यहाँ पर क्या है, पैरामीटर क्या है? बेसिक पैरामीटर है एक साल वाला। ठीक है, एक साल से अगर ज़्यादा का टाइम पीरियड है मैच्योरिटी का तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। एक साल से कम का है तो उसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म। इंडिया के अंदर ध्यान से सुनना, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के हिसाब से। इंडिया के अंदर जो भारत की सरकार है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो दो चीज़ें साइमल्टेनियसली इशू करने की पावर रखती है। ट्रेजरी बिल्स भी इशू कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और बॉन्ड भी इशू कर सकती है, जिसका दूसरा नाम होता है डेटेड सिक्योरिटीज। जबकि दोस्तों, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य की सरकारें होती हैं वो ट्रेजरी बिल्स नहीं इशू कर सकती। उनके पास पावर है कि वो सिर्फ बॉन्ड, या जिसका हम बार बार नाम कह रहे हैं कि दूसरा नाम है डेटेड सिक्योरिटीज, ये सिर्फ वो इशू कर सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बॉन्ड इशू करे जाते हैं, या ऐसा कहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटेड सिक्योरिटीज इशू करी जाती है, उनके हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं दोस्तों, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो कल को ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या है? क्या ये ट्रेजरी बिल्स होते हैं? क्या ये बॉन्ड्स होते हैं? तो दोस्तों याद रखना, ये एक बॉन्ड होते हैं, लेकिन बॉन्ड किसके द्वारा इशू करे गए? नाम से ही देखो जाहिर है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, राज्य की सरकारों के द्वारा। तो एक तरीके से ये एक पेपर होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाने के लिए लोन अमाउंट चाहिए
तो सरकार की तरफ से ये एक प्रॉमिसरी नोट इशू करा जा सकता है बॉन्ड की फॉर्म में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है, और अगेन फिर से बॉन्ड की फॉर्म में या ट्रेजरी बिल की फॉर्म में, अगर ट्रेजरी बिल और बॉन्ड की फॉर्म में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है, और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की फॉर्म में अगर उसको राज्य की सरकार इशू कर रही है। ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, कोई भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट जिसको एक सरकार इशू कर रही है, चाहे वो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, कुल मिलाकर अगर राज्य की सरकार या भारत की सरकार इशू कर रही है किसी भी चीज को, तो सर प्राइवेट इंडिविजुअल से ज्यादा सरकार के ऊपर ज्यादा भरोसा करा जा सकता है ना, इतना तो आप समझते होंगे। सरकार तो नहीं भागेगी ना कहीं, मतलब ज्यादा एक तरीके से सिक्योरिटी किसके पास है। अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो, हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक मुझे थप्पा लगाकर एक स्टैम्प के ऊपर ऐसा कुछ पेपर के ऊपर लिख कर दे, आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिए, ठीक है। और यही कोई एक इंडिविजुअल, जैसे मतलब मान लीजिए आप में से कोई भी इस बात को सुन रहा है, ठीक है, मैं आपसे कहूं, आप मुझे नहीं जानते, आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, हम लोगों की कोई जान पहचान नहीं है, या अगर है भी चलो मान लीजिए, लेकिन जहां पर बात पैसे देने की आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करे गए सिग्नेचर के पेपर के ऊपर मैं ज्यादा भरोसा कर सकता हूं, या फिर आपकी जबान पे, या फिर आपने अगर चलो कल को कोर्ट से कोई एग्रीमेंट वगैरह भी बनवाया है कि मैं दीपांग से पैसे बोरो कर रहा हूं और मैं इसको वापस कर दूंगा इतने टाइम पीरियड में, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ, मुझे बताइए मैं भरोसे से किसको पैसे दे सकता हूँ? डेफिनेटली मैं सरकार को दे सकता हूँ, है ना। पर्सन तो कल को भाग भी सकता है, मेरे पैसे वापस ना आने का चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखना दोस्तों कि हम लोग जब भी एकेडमिक लेवल की बात करते हैं ना, जब भी हमें आंसर वगैरह लिखने होते हैं, तो सरकार के पास ना एक जो ये सॉवरेन जिसको कहा जाता है ना, मतलब सरकार की अथॉरिटी को, इसको ऐसा माना जाता है कि इट इज मोस्ट ट्रस्ट वर्दी सरकार, मतलब ट्रस्ट वर्दी बॉडी, कि जिसको अगर पैसे दिए जाएं तो टाइम पर वापस आ जाएंगे, और इसलिए भी आ जाएंगे क्योंकि सरकार थोड़ी ना कहीं भाग जाएगी, ठीक है, वो तो कहीं नहीं भाग जाएगी, तो उनकी एक ना ऑब्लिगेशन होती है उनके ऊपर पे करने के ऊपर। तो यहां पर अगला पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाहता था इस डिस्कशन से, ये सारी चीजें ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड, गेटेड सिक्योरिटी इस बात को एक्नॉलेज करती है कि सरकार की डेट ऑब्लिगेशन है क्या, जो कर्जा जो सरकार को देना है इस चीज को ये बताती है। और यहां पर ना बिल्कुल ट्रस्ट के साथ कोई रिस्क नहीं होता डिफॉल्ट का, जैसा कि मैंने आपको बताया सरकार कोई भाग थोड़ी ना जाएगी, इसलिए इनके लिए एक नया नाम यूज करने जा रहे हैं हम लोग। इसलिए ऐसे ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स हमने जो ऊपर पढ़े, बॉन्ड जिनका दूसरा नाम डेटेड सिक्योरिटीज था या फिर ट्रेजरी बिल्स, इनको हम लोग कहते हैं रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक नेम है इसका, इकोनॉमिक्स की भाषा में बस एक अंग्रेजी लिखी हुई है। रिस्क फ्री इसलिए क्योंकि सरकार थोड़ी ना भाग जाएगी कहीं, कोई रिस्क नहीं है। गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करने के लिए, जैसा कि ऊपर हमारा कंटेक्स्ट था, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को बोल दिया गया है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त के ऊपर कि गिल्ट अकाउंट आपको खुलवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो गिल्ट अकाउंट के बेसिस पर इसको बोला जाता है कि गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स है ये। अब बात करते हैं आगे कि ये गिल्ट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। गिल्ट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको ओपन करा जाता है और मेंटेन करा जाता है, क्यों? इसका सिर्फ एक स्पेशल पर्पस होता है दोस्तों, ठीक है। वो क्या स्पेशल पर्पस है, यहां पर देखिए, दे आर ओपन एंड मेंटेन फॉर होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आपको कल को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखना है ना, तो आप वो अपने एसबीआई के अकाउंट में, आईसीआईसी के अकाउंट में, फोन पे के वॉलेट में, पेटीएम के वॉलेट में, या कोई पेपर लाके घर पे रख लो, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे देश में ऐसा अलाउड नहीं है। आरबीआई बोलता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जहां पर बात आ जाए, जहां पर ये टर्म आ जाए कि जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर आपको इसको होल्ड करना है ना, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी एक बॉडी हो, कोई भी एक पर्सन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आरबीआई की परमिशन से आपको इस प्रकार का अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं गिल्ट अकाउंट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब ऐसा केस मान लेते हैं कि एक पर्सन ना रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया, वो बाहर रह रहा है, ठीक है। तो उसकी जो एक्टिविटीज होंगी ना, कि उसका जो गिल्ट अकाउंट के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेंटेन हो रही है या ऑपरेट हो रही है, वो किस प्रकार से होंगी, उसके लिए गिल्ट अकाउंट तो उसके लिए भी कंपलसरी होगा, गिल्ट अकाउंट उसको भी खुलवाना पड़ेगा आरबीआई के पास। लेकिन क्योंकि वो पर्सन बाहर रह रहा है, मान लीजिए कोई एनआरआई है,
या फिर ठीक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी मतलब जो चीज़ है वो बाहर रह रहा है, बस पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे देश की उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है या उसका अकाउंट मेंटेन करना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो आरबीआई के पास वो पर्सन गिल्ट अकाउंट मेंटेन करेगा अपना। इसके साथ साथ वो पर्सन क्योंकि हिंदुस्तान के बाहर रह रहा है, तो वो आएगा एक एक्ट के अंतर्गत, उसके गिल्ट अकाउंट को रेगुलेट करा जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, ठीक है, या कोई भी रूल्स जो इस एक्ट के अंतर्गत फ्रेम करे गए उसके तहत, जो कोई भी पर्सन हिंदुस्तान के जो बाहर रहकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि उसकी इनकम बाहर की है, इट इज अ काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट करा जाएगा उसके गिल्ट अकाउंट को। तो ये छोटी सी दो चार फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों ये ट्रेजरी बिल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे जाते हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, और उसके साथ साथ ये डेटेड सिक्योरिटीज, ठीक है, जिनको बॉन्ड्स भी कहते हैं, होता क्या है। सबसे पहले तो आप याद रखना, मैं फिर से आपको रिकॉल करवा रहा हूं, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स या फिर डेटेड सिक्योरिटीज जिसको कहते हैं वो दोनों इशू कर सकती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ केवल बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल इशू करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे जा सकते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ट्रेजरी बिल्स? एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको भारत की सरकार इशू करती है, और इनका मैच्योरिटी का ना दोस्तों 3 टाइम पीरियड होते हैं कि इतने इतने दिन के लिए इशू करे जाते हैं। पहला 91 डेज, दूसरा 182 डेज, तीसरा 364 डेज, मतलब साल से एक दिन कम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, किन 3 टेन्योर में ये इशू करे जा सकते हैं, इस तरीके के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप याद रखना ये 3 इनके लिए मैच्योरिटी पीरियड बनाए गए, किस हिसाब से बनाए गए, क्यों बनाए गए, वो हमारा कंसर्न नहीं है, हम यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ने या फिर कॉमर्स पढ़ने नहीं बैठे, ठीक है। जितनी जरूरत है एग्जाम को क्लियर करने के लिए उतना सिर्फ सुनेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स ना जीरो कूपन सिक्योरिटीज होते हैं और इन पे कोई ना इंटरेस्ट नहीं लगता, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ इतना याद रखना, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपको थोड़ा सा ये वाला आर्टिकल टिपिकल लग रहा होगा, इकोनॉमिक्स वैसे भी टिपिकल लग रही होगी। अब अगर मैं एक एक टर्म को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने लगूंगा ना, कैसे इशू होते हैं, किस तरीके का पेपर होता है, कौन किससे लोन लेता है, वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसके लिए आपको स्टैटिक का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको कल आपको बोला था, ठीक है। लेकिन जितना पॉसिबल हो पा रहा है लिमिटेड टाइम के हिसाब से कि हम लोग पूरी अपनी सीरीज को खत्म कर सके टाइम पर, तो वो चीज़ आपको यहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर कर बैठा हूँ कि आपको ना, आप स्टैटिक सब्जेक्ट पूरे साल पढ़कर आए हो, इसलिए आप पीटी 365 की सीरीज देख रहे हो, ठीक है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि चलो अगर पहली बार भी आप सुन रहे हो तो जितनी अंडरस्टैंडिंग, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स मुश्किल नहीं होते हैं, मैं जानता हूँ, मैं अगर आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा ना, मेरी बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको, उससे आपको वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। इकोनॉमिक्स में आपको मैं बता रहा हूँ कि आने वाली सीरीज के अंदर हल्की फुल्की, आप ऐसा मान लीजिए कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 99% वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। कोई चाहे पहली बार भी सुन रहा है जिसने स्टैटिक सब्जेक्ट भी नहीं कंप्लीट कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा अगर चीज़ें आपको जैसे इसमें से समझ में नहीं आती ना, तो 2-4 लोग हैं जैसे, वो तो कमेंट करके जैसे मैं उनको बोलता हूँ तो बता देते हैं, आप लोग बाकी लोग भी बताया करिए। उससे होता क्या है कि उनका फायदा हो रहा है, जब वो सर्च मारते हैं ना तो उनको वो चीज़ें ना दिमाग में बैठ जाएंगी, ये उनको अभी रियलाइज नहीं होगा, लेकिन जो होमवर्क मैं उनको करवा रहा हूँ ना, ये वाला कि आप कमेंट करके ये वाला बात बताइए, वो बताइए, यहाँ पर एक तो क्या होता है कि मेरा टाइम बचता है बताने का, फिर जो मुझे लगता है कि ये चीज़ ना हैवी चीज़ है कि सामने वाले को खुद सर्च मार के पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, उसको कल को एडमिनिस्ट्रेशन बनना है, स्पून फीडिंग नहीं हो रही है यहाँ पर कि ABCD करके यार मैं हर चीज़ पढ़ाऊँ, मैं फिर ये बताऊँ कि 91 डेज ही क्यों, 182 डेज क्यों। वो बताने को मैं बता सकता हूँ, लेकिन उससे UPSC कभी क्लियर नहीं होगा, 5 साल चाहे लगे रहना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, 10-5% कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं है मेरा, मेन कंट्रीब्यूशन होता है आपका कि कितनी कंसिस्टेंसी आप में, और मेरे बियॉन्ड जाकर, मेरे बताने के बियॉन्ड जाकर आप कहाँ सर्च कर सकते हो टॉपिक को, क्योंकि बात वही आ जाती है कि कंपटीशन काफ़ी है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन से डरना नहीं है, हम लोग ज़रूर क्लियर करेंगे इस साल, ठीक है, आपका पक्का क्लियर होगा, आप जो भी लोग सुन रहे हो। इंस्टेंट दे आर इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है, इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, दे आर इशूड एट डिस्काउंट, और इनको जिस टाइम पर जब ये मैच्योर हो जाता है ना, तो जो फेस वैल्यू होती है उस पर रिडीम करा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मतलब मान लीजिए ये एक पेपर है,
ठीक है। और मान लेते हैं ये 3 टाइम पीरियड पे इशू करा जाता है ना, ये इशू करा गया 91 डेज के मेच्योरिटी पीरियड पर। यहाँ पर लिखा था कि जब 91 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो पर्सन को 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मान लीजिए ऐसा एक पर्सन को वादा करके ये पेपर रिलीज करा गया था, ठीक है, मान लिया। जैसे ही फर्स्ट डे से लेकर 91 डेज कंप्लीट होंगे, ठीक है, 92nd डे ये पेपर पर्सन लेकर पहुंचेगा गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास और उसको 5 करोड़ रुपए इशू हो जाएंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया एक चीज समझाने के लिए। तो ये चीज है कि इसका मतलब कि दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, इस पे क्या लिखा हुआ था कि 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे मेच्योरिटी टाइम पर। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन 3 डेट्स हो सकती हैं, या तो 91 डेज की मेच्योरिटी, या 182 डेज बाद आए पर्सन, या फिर 1 साल के बाद आए, क्योंकि 364 डेज का टाइम पीरियड, 365वें दिन पर्सन आकर जो उस पेपर के ऊपर फेस वैल्यू लिखी हुई उसको रिडीम करवा देगा। रिडीम करना आप समझते हैं, जैसे वाउचर्स होते हैं। मेरे पास एक वाउचर्स होते हैं ना, बड़े सारे रिलीज होते हैं, आपने यूज करे होंगे मैकडी वगैरह में या फिर मॉल्स वगैरह में। उस पर लिखा रहता है कि आप ये मान लीजिए कि आप मैकडी का एक मैकडोनल्ड का एक बर्गर खा रहे हैं, तो आपके पास एक वाउचर है, उस पर लिखा हुआ है कि अगर आप एक हैप्पी मील खरीदेंगे तो एक के साथ आपको एक फ्री मिल जाएगा। एक के पैसे आपको देने पड़ेंगे, बाकी एक के पैसे आपके वाउचर बचा लेगा, तो आपको 2 मिल जाएंगे एक अमाउंट में। तो मान लीजिए हैप्पी मील की कीमत है 500 रुपए, आपने 500 रुपए दिए तो उसने आपको एक हैप्पी मील पकड़ा दिया। आपने भैया से बोला कि रुको रुको भैया, मेरे पास ना एक वाउचर है, तो उसने बोला दिखाइए, तो उस पर लिखा हुआ था ठीक है हाँ ये वाउचर है और इसको एक हैप्पी मील और दे दो इस वाउचर के साथ। तो उसने आपको एक और हैप्पी मील दे दिया, लेकिन ये दूसरे 500 रुपए का हैप्पी मील के आपको पैसे देने पड़े, नहीं देने पड़े, लेकिन आपको फिर भी 2 हैप्पी मील मिल गए। तो आपने ये जो वाउचर यूज करा दूसरा हैप्पी मील लेने के लिए, आपने इसको क्या करा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिडीम करा आपने अपने वाउचर को। आपके पास वाउचर पड़ा हुआ था, आप किसी और को भी दे सकते थे, कोई भी यूज कर सकता था, आप गए आपने यूज कर लिया, क्योंकि उस पर डेट थी कि भाई इतने टाइम पीरियड तक ये एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले मुझे यूज कर लेना है। यहाँ पर बस क्या होता है कि जब ये एक्सपायर हो जाए उसके बाद यूज होता है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप थोड़ी सी यार प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बुरा मत मानना, आप अपनी सर्च कर लो यार, क्योंकि लिमिटेड टाइम में यार इतना ही कवर हो सकता है, लेकिन इतना आई थिंक मोर देन इनफ है, समझ आपको समझ में आ गया होगा। अब डेटेड सिक्योरिटीज क्या होती है, डेटेड सिक्योरिटीज जिनका दूसरा नाम होता है बॉन्ड, और जिनको इशू करता है, बताइए कौन इशू करता है बॉन्ड को। जैसा कि हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकती हैं बॉन्ड्स को, ठीक है। तो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ऐसी सिक्योरिटीज होती है, ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, या फ्लोटिंग कूपन रेट भी कहते हैं उसको, इंटरेस्ट रेट होता है जो कि फेस वैल्यू पे करा जाता है ऑन हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है। या तो फेस वैल्यू पे करा जाएगा, फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे उस पेपर टाइटल के ऊपर पहले से लिख दिया गया होता है कि 5 करोड़ रुपए तक का तुम्हें लोन मिल रहा है, प्लस तुम्हें हर 6 महीने के अंदर 2% इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देना पड़ेगा। तो जब इसका मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा, मान लीजिए इसका मेच्योरिटी पीरियड ना ये नहीं होता 91, 182, 364 डेज नहीं होता। यहाँ पर देखिए जनरली ये जो बॉन्ड्स इशू करे जाते हैं ना, इनकी रेंज होती है 5 साल से लेकर 40 साल तक। इसका मतलब डेफिनेटली गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये ट्रेजरी में तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब क्या, ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इशू करी जाती है, क्योंकि देखिए मिनिमम टाइम पीरियड ही 5 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। तो किसी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर कोई होगा ना, हाईवेज वगैरह, रेलवेज वगैरह, या कोई ऐसा कोई अर्बन प्लानिंग हो रही है किसी चीज की, ऐसे लॉन्ग लंबे प्रोजेक्ट टाइम पीरियड के लिए इशू करे जाते हैं, ठीक है। तो उस पर एक ना, जैसे यहाँ पर डिफरेंस मेजरली यही है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था हमने ट्रेजरी बिल्स पे अंदर, ये देखिए मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि दे कैरी नो इंटरेस्ट, वेयर एज यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो फेस वैल्यू पे लिखा गया होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इस पेपर टाइटल के ऊपर कि 5 करोड़ के साथ साथ 2% का ब्याज देना पड़ेगा मैच्योरिटी पीरियड के टाइम पर। 5 करोड़ तो पूरे पूरे देने पड़ेंगे, प्लस ये ब्याज चलता रहेगा हर 6 महीने का हाफ ईयरली बेसिस पर, ठीक है। भाई ब्याज आना भी तो जरूरी है ना, इतने लॉन्ग टाइम के लिए अगर इंटरेस्ट किसी को दे रहे हैं वो पर्सन, तो पता चला कल को 40 साल तक वो लोन लेकर मजे करता रहा, उसके बाद वो मर गया, वो पता चला पर्सन, सरकार के पास तो कुछ भी नहीं आएगा ना वापस। या जिसने भी डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करी है, वो तो वेट करते रहेंगे। तो बीच बीच में कुछ तो आए कि लोन ऐसे थोड़ी ना सबको बांटते चलेंगे, सरकार अपना पैसा 40-40 साल के लिए सबको बांट देगी, है ना। तो थोड़ा सा ये इसका सेंसेबल चीज़ है जो कि हम पता लगा सकते हैं। तो हमने ऊपर की इन्फॉर्मेशन तो पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली,
आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये जो हमने नीचे वाली बात करी थी ना, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब जिनका एक तो आप याद रखना कि लॉन्गर ड्यूरेशन होता है 5 साल से लेकर लगभग 40 साल तक, और इशू कौन करता है, इशू इनको करा जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। इनके बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं अब हम लोग, ठीक है, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेनिफिट्स क्या होते हैं। याद रखना ट्रेजरी बिल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेनिफिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का है वो है कि इनको ना आराम से सोल्ड करा जा सकता है सेकेंडरी मार्केट में कैश रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। और ये एक तरीके से कोलेटरल की तरह भी यूज करे जा सकते हैं रेपो मार्केट से, मतलब नॉर्मल मार्केट से फंड को बोरो करने के लिए, मार्केट से पैसा उठाने के लिए। एक तरीके से ये एक ना ट्रस्टेबल पेपर के तौर पे इशू करे जा सकते हैं, कि जैसे हमारे पास ज्वेलरी होती है, प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर आप किसी के पास लेकर जाते हो, आपके पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसपे लिखा हुआ कि 5 करोड़, तो 5 करोड़ तक का आपको कोई भी चीज, लोन, पैसा वगैरह मार्केट से आप उठा सकते हो कोलेटरल के तौर पर। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है जिसका लिखा हुआ है ना कि आराम से सेकेंडरी मार्केट के अंदर सोल्ड करा जा सकता है, ये सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? देखो, सेकेंडरी मार्केट ना एक तरीके से जैसा, आप ऐसा समझ जाओ, जो स्टॉक मार्केट होता है ना वो होता है सेकेंडरी मार्केट। इसके कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज, हमारा जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, डाउ जोन्स की मार्केट, यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज है। ये सारे जो स्टॉक एक्सचेंज है ना जहां पर ट्रेडिंग होती है ना, डेट की, इक्विटी की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट्स के अंदर, शेयर्स वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर खरीद बेच सकते हो। ये होता है सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट की तरह। इसके रियल एग्जांपल भी यही होते हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जैसा कि मैं आपको चलो दिखा भी देता हूँ गूगल पे एक बार, रुको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपको देखिएगा एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑलमोस्ट सारी आती है इसके अंदर, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ये जापान का है, और नैस्डैक यूएसए का, ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जो शेयर मार्केट होती है एक तरीके से। यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है, जैसे आप यहाँ देखिए, ये बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ का यहाँ पर काम चलता है शेयर्स का। ये देखिए शेयर यहाँ पर खरीदे गए, बेचे गए, और जैसे शेयर मार्केट के अंदर काम चलता है वैसे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का है, ठीक है। अब किसी किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे दोस्तों होता क्या है कि जो रिटर्न्स जो मिलते हैं ना, जैसे मतलब मान लो कि जो पैसा मिलता है बाद में मेच्योरिटी पीरियड के टाइम पर, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे है ना, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, दे कैरी फिक्स इंटरेस्ट रेट, है ना। तो यहाँ पर तो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट किस में नहीं था, यहाँ पर देखिए जो ट्रेजरी बिल्स था, यहाँ पर होता है ना कि दे पे नो इंटरेस्ट, है ना यहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर, फेस वैल्यू के बेसिस पर इंटरेस्ट होता है। तो काफी कभी कभार क्या होता है, बहुत अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है जो कि मिलता है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है खरीद रखी होती है। तो कुछ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या था, वो बॉन्ड्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे जाते हैं, याद आया, ठीक है। और कुछ स्पेशल सिक्योरिटीज जैसे ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर काफी अच्छा यील्ड मिलता है, उदय बॉन्ड जो है उनके ऊपर काफी अच्छा क्या कहते हैं रिटर्न मिलता है, ठीक है। आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मदद से फायदा भी मिलता है कि वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सके मार्केट के अंदर थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है दोस्तों, ये एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है, पावर होती है आरबीआई के पास, कि मार्केट से ना लिक्विडिटी, जैसे पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है या बहुत ज्यादा कम हो गया, तो डिमांड सप्लाई के गैप को अच्छे से बैलेंस करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए, कि चीजों के दाम हद से ज्यादा ना बढ़ जाए, बहुत ज्यादा सस्ता भी ना हो जाए, मतलब ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट ना हो जाए, तो इन सब के लिए पैसा मार्केट में मतलब क्या कहते हैं इंजेक्ट करना और उसको निकालना, ये आरबीआई का काम होता है। तो आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खरीदना बेचना करती है ना, कि लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए मार्केट से, इस चीज को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओएमओस कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। आप बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट्स में पढ़ते भी होंगे ओएमओस, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी तो है ही इनकी काफी ज्यादा, मैक्सिमम सेफ्टी होती है, क्योंकि दे कैरी द सॉवरेन कमिटमेंट। सॉवरेन का मतलब दोस्तों पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉवरेन का मतलब होता है सरकार, एक सॉवरेन अथॉरिटी सरकार को बोला जाता है, ठीक है। सॉवरेन कमिटमेंट की सरकार की कमिटमेंट है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। स्टेट गवर्नमेंट होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे एसडीएल, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये रिस्क फ्री और इन्वेस्टर फ्रेंडली सेटलमेंट सिस्टम होते हैं,
जिनको यूज करा जाता है एक सिस्टम की मदद से, जिनके लिए एक नाम लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम। ठीक है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम का ये मतलब है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर साइमल्टेनियस तरीके से ट्रांसफर होता है सिक्योरिटीज का सेलर की तरफ से, और फंड ट्रांसफर होते हैं बायर की तरफ से। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने पता है कि रिस्क फ्री है, तो इसका मतलब क्यों है रिस्क फ्री? सरकार के द्वारा इशू करे जाते हैं। ठीक है, और साइमल्टेनियस ट्रांसफर हो रहा है सिक्योरिटीज का और फंड ट्रांसफर हो रहा है, ये क्यों? क्योंकि दे आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, स्टॉक मार्केट की तरह यहाँ पर ट्रेडिंग होती है इनकी। और क्यों होती है, कहाँ पर होती है? सेकेंडरी मार्केट में होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, सेकेंडरी मार्केट के अंदर होती है। सेकेंडरी मार्केट क्या है? ऑलमोस्ट सारी तरीके के स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये सब। ठीक है, फिर फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं इन्वेस्टर्स के पास। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है मैच्योरिटी का यहाँ पर बहुत लंबा होता है एज कंपेयर टू ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, मैच्योरिटी जैसे इनकी वेरी करती है 91 डेज से लेकर 40 साल तक। ठीक है, वाइड रेंज होती है। ऊपर जैसे दे रखा था कि 5 साल से लेकर 40 साल तक, तो यहाँ पर आप याद रखना 91 डेज से लेकर 91 डेज की भी होती है मैच्योरिटी, बहुत वेरी करती है। मतलब कुल मिलाकर बस आपको इतना समझना है, ट्रेजरी बिल से तो बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। वहां पर तो सिर्फ 3 ही थे। कौन से 3 थे? 91, 182 और 364 डेज। ठीक है, क्या कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए? जी हाँ, कुछ रिस्क होते हैं। 3 तरह के रिस्क होते हैं बेसिकली। देखिए, पहली तरीके का रिस्क जो है ना, वो बहुत ये रिस्क आ सकता है कभी कभार। जैसे जो एक इन्वेस्टर है, ठीक है, आप एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं, बाद में आप उसको सेल ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि लिक्विडेट करना चाहते हैं। दिक्कत कभी कभार दोस्तों ये आ जाती है कि हो सकता है कि आपको कोई बायर ही ना मिले। जैसे स्टॉक्स को तो आपको बेचना है, तो रिलायंस के शेयर्स हो गए, अदानी अंबानी के शेयर्स हो गए, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स, ये तो आपके बिक जाएंगे, इसके लिए बहुत बायर्स हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कभी कभार क्या होता है कि बायर नहीं मिलते, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि कभी कभार प्राइसेस की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा एडवर्स तरीके से फ्लक्चुएट करती है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉन्ड की यील्ड्स जो है कभी कभार फ्लक्चुएट कर जाती है। जैसे हमें लगता है कि आज से 182 डेज बाद, या फिर 5 साल बाद, या फिर 10 साल के बाद, 40 साल तक का होता है ना टाइम पीरियड, तो हमें लगता है कि डेफिनेटली 2022 के कंपैरिजन में 2025 तक तो मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट है वो मुझे काफी ज्यादा मिलेगा। इंटरेस्ट रेट समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा मिलेगा। लेकिन कभी कभार इनमें इतनी वॉलेटिलिटी आ जाती है कि 2022 के अंदर जो प्राइजेस चल रहे होते हैं, वो 2025 में हमें ऐसा लगता है कि ये ना ऐसे ऊपर जाएगा ग्राफ। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है दोस्तों, वो नीचे भी आ जाता है कि जितना 2022 में मिल रहा था उससे कम प्राइसेस 2025 में मिल रहे होते हैं। तो जो कोई सोच करके मेरे को बाद में कुछ सालों बाद ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो कभी कभार वो प्राइसेस फ्लक्चुएट होने की वजह से बॉन्ड की जो यील्ड होती है वो इतनी अच्छी नहीं मिल पाती, इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। तो ये मार्केट रिस्क का। फिर आता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब कभी कभार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड करने वालों को दोस्तों देखिए ये डर लगता है कि जितना मुझे ना रिटर्न मिलेगा बाद में बेचने के बाद, जब भी इसकी मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा, वो कम रहेगा एज कंपेयर टू यहाँ पर मुझे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है हर साल इसको होल्ड करने के लिए। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ रहा है, इसके साथ साथ कभी कभार कंडीशन ऐसी भी अभी हमने देखा, एवरी हाफ ईयर एक कूपन इंटरेस्ट रेट जो है वो देना पड़ रहा है। ठीक है, तो कैश फ्लोज जो रिक्वायर होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू बी री इन्वेस्टेड वेन एवर दे आर पेड। ठीक है, एक बार अगर जैसे आप इतना समझ जाओ, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज छोड़ो, कि लोगों को लगता है कि हो सकता है कि हमें ना इससे यील्ड जो है, मतलब फायदा है जो इनकम का, वो ना मिले, क्योंकि ज्यादातर जो हमारा अमाउंट है वो तो इंटरेस्ट देने में ही हर साल चले जा रहा है, और बाद में जब ये मैच्योरिटी पे आ जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट भी तो देना पड़ेगा। ये भी चीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स क्या हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के। इशुइंग अथॉरिटी कौन है? सबसे पहले बात करते हैं इशुइंग अथॉरिटी के बारे में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सरकार के साथ कंसल्टेशन करके इनको इशू करती है। इशुइंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? जैसे आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है, आप अक्सर इसको करंट अफेयर में सुनते होंगे, इसका नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, ई कुबेर। और कहाँ से इशू हो सकता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म। अगेन ये दोनों आरबीआई के प्लेटफॉर्म है और स्पेसिफिकली यूज करे जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑक्शन के लिए। जितने भी नॉन ई कुबेर मेंबर है, मतलब जिनका ई कुबेर में अकाउंट नहीं है, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइमरी ऑक्शंस में। कैसे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ या फिर प्राइमरी डीलर्स के साथ मिलकर, जिनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेंबर्स।
ठीक है, प्राइमरी मेंबर्स पीएम्स के साथ मिलकर ये लोग पार्टिसिपेट कर कर, जिनका ई गोबेर में अकाउंट नहीं है तो वो ऑक्शन में भागीदारी ले सकते हैं। ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद इनके लिए क्लियरिंग एजेंसी कौन सी होती है? क्लियरिंग एजेंसी मतलब ये बेचना खरीदना, ये देखना कि सबको इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो उसके लिए एक बॉडी है, उसका नाम है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीसीआईएल। ये एक सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करती है। सेंट्रल काउंटर पार्टी मतलब कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, सेलर बायर, बायर टू सेलर, सेलर टू बायर, ये एक तरीके से कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात एक्चुअल ट्रांजेक्शंस को कैरी आउट करती है। कुल मिलाकर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी को देखती है कि ठीक है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, सेलर से लेकर बायर तक, बायर से लेकर सेलर तक एक्चुअल ट्रांजेक्शन किस तरीके से कैरी हो रही है। रीसेंट इनिशिएटिव्स की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, रीसेंट इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और उनके पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए और उनके इंपैक्ट जो है आपको यहाँ पर साइड में दिखेंगे। ठीक है, तो आरबीआई की दोस्तों यहाँ पर एक स्कीम है जिसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो प्राइमरी ऑप्शंस में बिड कर सके और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय और सेल कर सके। जो बॉन्ड्स होते हैं, द बॉन्ड्स ऑन ऑफर आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, कोई भी फी जो है वो चार्ज नहीं करी जाती किसी भी सर्विस के लिए जो कि इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो ये आरबीआई की स्कीम है। इसके बेनिफिट क्या, इंपैक्ट क्या है? इससे इन्वेस्टर्स का बेस ना जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। क्यों? कोई फी चार्ज नहीं करी जाती। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका देखो यही है। तो यहाँ पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लोग करने लगे हैं, इन्वेस्टर्स करने लगे हैं। ठीक है, फिर इस वजह से जो डोमेस्टिक सेविंग्स है वो फाइनेंशियलाइज होने लगी है। लेकिन बस इन्वेस्टर्स को दोस्तों देखिए ये लगता है, बस थोड़ा सा हिचकिचाते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेने से, बस इसलिए हैं क्योंकि अनलाइक स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो कि यूनियन गवर्नमेंट चलाती है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम्स हो गई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम्स हो गई, जब कोई उस स्कीम के आप मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हो, उसकी कुछ खरीदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी अगर आपके पास होती है ना, तो आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डायरेक्ट परचेज अगर आप कर लो ना, तो किसी भी प्रकार से आपको टैक्स बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता। तो कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो हिचकिचाते हैं। ठीक है, पहला इनिशिएटिव ये हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, जीसैप। ठीक है, यहां पर एक्चुअली दोनों इन्वॉल्व है, आरबीआई भी और गवर्नमेंट भी। प्लान ये है कि आरबीआई इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है, आरबीआई का एम ये रहेगा कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर 2022 के पहले क्वार्टर के अंदर, ठीक है, लगभग वो 1 लाख करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करे। और डेफिनेटली इसका मकसद क्या होगा? मार्केट के अंदर जो है लिक्विडिटी को मैनेज करना। ठीक है, फायदा क्या होगा इसका, इंपैक्ट देखते हैं। इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी और क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे? वही लिक्विडिटी वाला पॉइंट। ठीक है, और बॉन्ड यील्ड जो होगा इससे डिक्लाइन होगा, जिसकी वजह से इक्विटीज मार्केट जो है वो अच्छे से फंक्शन करेंगे। इतना डिटेल में दोस्तों आपको देखो नहीं जानना है कि ये सब जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप सोचो कि एक एक पॉइंट आपको लर्न कर रहा है, ऐसा नहीं है। बस ऊपर ऊपर से बस आर्टिकल दे रखा है इन्होंने जबरदस्ती का, फालतू के पॉइंट सेट कर रखे हैं। प्रीलिम्स के अंदर इतना डीप नहीं आता अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें, और ये कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो फर्स्ट हाफ था इसका वो तो ठीक था, इंपॉर्टेंट था, वो हमें टर्म समझा रहा था, लेकिन ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ठीक है, एलटीआरओस, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करने के लिए जिनका मेच्योरिटी पीरियड होगा 1 साल से लेकर 3 साल तक, जो आरबीआई का रेपो रेट होता है उसके बेसिस, मतलब उस रेट पर पैसा जो है बैंकों को दिया जाए। तो अब ये बोला गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करा जाएगा, ठीक है, एज अ कोलेट्रल। ठीक है, तो बैंकों को पैसा मिल सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद बेच सककर आरबीआई के पास उस फिक्स्ड रेपो रेट पर। इससे फायदा क्या होगा? इट विल प्रोवाइड लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स टू बैंक एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर जो आरबीआई प्रोवाइड करता था, या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर अब उनको थोड़ा लंबे समय के लिए पैसा मिल पाएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इसमें सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इसका मेच्योरिटी पीरियड काफी ज्यादा लंबा है। 1 साल से 3 साल तक का लोन जो बैंकों को दिया जाएगा, वो जिस रेपो रेट पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो टाइम ड्यूरेशन पर जो लोन मिलता था, उससे ज्यादा ड्यूरेशन का जो लोन है वो मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट वही का वही रहेगा। तो आप समझ गए,
लंबे समय के लिए लोन मिल रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, छोटे समय के लिए लोन मिलता था, इंटरेस्ट रेट वही रहता था। लंबे समय के लिए लोन मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट उतना का उतना ही रहेगा। कि जब पहले वाली ड्यूरेशन अगर भले ही 1 साल से 3 साल से कम होती थी, लेकिन इंटरेस्ट रेट उतना होता था, उतना ही मिलेगा। बल्कि होना क्या चाहिए था कि अगर मतलब अंडरस्टैंडिंग तो ये बनती ना, हमारी कॉमन सेंस तो ये कहती है कि जितना ज्यादा लंबा पीरियड लोन का, उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये चीज नहीं है, तो इससे बैंकों को फायदा मिलेगा, इसलिए इसके लिए टर्म यूज करी गई है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, LTROs। ठीक है। और ये कितना टाइम पीरियड होता है इसका, 1 साल से 3 साल। फिर है ऑपरेशन ट्विस्ट, ये आरबीआई का एक ऑपरेशन है। इसका एम ये है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स को ब्रिंग डाउन करना। और एक इनवर्स रिलेशनशिप दोस्तों एग्जिस्ट करता है बॉन्ड प्राइसेस के बीच में और यील्ड के बीच में। डेफिनेटली अगर बॉन्ड्स अगर महंगे हो जाएंगे, ठीक है, तो यील्ड कम हो जाएगी उन बॉन्ड से मिलने वाली। जैसे आरबीआई इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो बॉन्ड प्राइसेस को अपवर्ड पुश करे, थोड़े से ज्यादा महंगे करते, ताकि यील्ड कम हो जाए। ठीक है, इस ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर का। ठीक है, इससे होगा क्या, लॉन्ग टर्म की जो यील्ड होगी, जो फायदे होंगे वो थोड़े से, जो कि फायदे क्या मतलब, एक तरीके से जो रिटर्न जो मिलेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, इट विल मेक सेविंग्स लेस डिजायरेबल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कम होगा, और इकोनॉमी जो है उससे बूस्ट कर सकती है, ऐसा आरबीआई का कहना है। क्योंकि लोन्स जो हैं फिर घरों के लिए, कारों के लिए थोड़े से सस्ते हो जाएंगे, दे विल बिकम लेस एक्सपेंसिव। ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ग्लोबल लेवल पर जो है एक उसकी पहचान बन सकती है। इट बिकॉज GSEC इज गोइंग टू सून ज्वाइन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस। ये ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस क्या होता है, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट ग्रेड और गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं पूरे वर्ल्ड से, जिनकी मेजोरिटीज 1 साल से ज्यादा की होती है, वो वहां पर सारे के सारे लिस्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग हो सके। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, देखो मैंने बताया ना, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट की डेटा ऑब्लिगेशन को दिखाता है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता, और इसलिए इनको ये बोला जाता है रिस्क फ्री गिल्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होगा इसका, ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस को ज्वाइन करके इससे फॉरेन इनफ्लो जो है वो अट्रैक्ट होगी, डेट मार्केट के अंदर कमर्शियल बैंक के ऊपर प्रेशर रिड्यूस होगा। ठीक है, और इंडिया की गुडविल बनेगी, इंडियन बॉन्ड मार्केट स्ट्रेंथन होगा। इससे स्टेबिलिटी मिलेगी, हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगी, हमारे रुपी को। ठीक है, हमारा रुपी $1 की तरह मजबूत होकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल करेंसी की तरह इमर्ज होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को इससे बोरिंग में हेल्प मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर इंटरनेशनलाइज हो गई एक तरीके से, तो अभी तो सिर्फ भारतीयों का ट्रस्ट है इसके ऊपर, फिर ये एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके फायदे हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं, उनकी ओनरशिप जो है किस किस के पास रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है दोस्तों कमर्शियल बैंक के पास 38%, फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज के पास, फिर आरबीआई के पास, फिर ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, फिर कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स, और बाकी जो बच जाती है 13% वो दूसरे एजेंसीज के पास। तो थोड़ा सा आर्टिकल ये लंबा हो गया, लेकिन ठीक था, जैसा भी था हमने इसको डिस्कस करा। तो इस लिहाज से हमारा दोस्तों, अगर आप देखें तो हमारे ऑलमोस्ट 2 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं, स्टेट फाइनेंसेस और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।